तो बच्चों आप लोगों का मैं ऑर्गेनिक का पोर्शन यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कन्वर्जन है, ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो सुटेबल रिएजेंट पूछा है। तो बच्चों इसका सीधा सीधा आंसर नंबर 1 जा रहा है, यानी डाइबाल एच। डाइबाल एच आप लोगों का क्या करता है बेटा, ईस्टर का पार्शियल रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन टू एल्डिहाइड। यानी बच्चों जो आपका डाइबाल होता है वो ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इसका बाकी ऑप्शन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर जा रहा है नंबर 1, 46 का आंसर 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो इसमें एसिडिक ऑर्डर को अरेंज करना है अपने को। तो सीधा सीधा बेटा अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, देन CH3COOH, देन CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, और फोर्थ ऑप्शन है आपका CH3 होल थ्राइस कार्बन COOH। तो बच्चों अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो हम अगर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन सब का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो HCO-, इसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा CH3CO-, इसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा CH3 होल ट्वाइस CHCOO-, और फोर्थ ऑप्शन का कॉन्जुगेट बेस रहेगा CH3 होल थ्राइस कार्बन COO-। तो बच्चों अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो बाकी तीनों ऑप्शंस में इसमें जो कॉन्जुगेट बेस है इन तीनों में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप होता है इसका प्लस आई इफेक्ट रहता है, राइट। तो यहाँ पे बेटा इसमें कोई भी फॉर्मिक एसिड में कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका रहेगा, देन एसीटेट आयन का CH3CO-, देन इसका रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और इसमें बेटा 3 मिथाइल ग्रुप हैं जिसके कारण नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर नंबर 1 ही जा रहा है, क्योंकि इन चारों के अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करूँ तो मेरा आंसर जा रहा है 1, 2, 3, 4, और यही सेम ऑर्डर रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो बेटा अगर मैं ऑप्शंस में जाऊँ तो इसका आंसर नंबर जा रहा है 1। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा फॉर्मिक एसिड, CH3 क्योंकि इसका 1 प्लस आई ग्रुप है, इसमें 2 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें 3 प्लस आई ग्रुप लगा है। तो तीनों का जब हम सब चारों का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो बेटा इसमें कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इस केस में रहेगा, राइट। तो 47 का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लसाने टेस्ट। लसाने टेस्ट सीधा सीधा बच्चों सोडियम इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है। तो अगर बाकी 3 ऑप्शंस देखें 1, 3 और 4, इन तीनों में सोडियम डायरेक्टली यूज़ किया गया है, सेकेंड ऑप्शन में सोडियम का यूज़ नहीं है, तो डज नॉट बोला है सीधा सीधा, तो आंसर नंबर जाएगा सेकेंड। लसाने टेस्ट में हम लोग सोडियम का यूज़ करते हैं, रिएक्शन कराई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 53। ऑर्गेनिक का 53 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 53 में 2 स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला है ये आप लोगों का 1 आयोडोब्यूटेन है, तो 1 आयोडोब्यूटेन अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन 1 क्लोरोब्यूटेन। तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, चाहे SN2 हो या SN1 हो। आई इज बेटर लीविंग ग्रुप देन क्लोराइड आयन। आई जब लीव करेगा बेटा तो आई लीव करेगा आपका I- की फॉर्म में, राइट। और जब क्लोरीन लीव करेगा तो क्लोरीन लीव करेगा क्लोराइड आयन की फॉर्म में। I- ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन आयन Cl- आयन, और क्योंकि इसका साइज बड़ा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से होल्ड कर पाएगा, दैट्स वाई I- इज बेटर लीविंग ग्रुप देन Cl-। तो इस केस में बच्चों चाहे SN1 हो या SN2, तो दोनों में ही आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा क्लोराइड आयन से। तो और रीजन भी इसका बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चों कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं बेटा तो इसका आंसर जा रहा है थर्ड, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, नेक्स्ट जा रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 58।
तो 58 में अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। तो इथाइन का रेड हॉट आयरन ट्यूब, बिल्कुल ये बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट टेम्परेचर है 873 केल्विन। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो दिस इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग हीट करते हैं, सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है और प्रोडक्ट इसका बेंजीन रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4, नॉर्मल हेक्सेन का MO2O3, टेम्परेचर एंड कंडीशन अगेन वेरी करेक्ट। तो इसमें भी बेटा फोर्थ ऑप्शन से हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। तो सीधा सीधा बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन जा रहा है, विच डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट, क्योंकि वार्म मीन्स हाई टेम्परेचर थोड़ा सा ले जाना है, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है 283 केल्विन पर, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन कराई जाती है। हम इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं, 1, 3, 4 आप लोगों का बेंजीन फॉर्मेशन करेगा, लेकिन सेकेंड ऑप्शन बेंजीन फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो 58 का आंसर जा रहा है आप लोगों का सेकेंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे हम लोग बच्चों गौर करना है, स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। मोनोक्लोरिनेशन करा है, मोनोक्लोरिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और क्लोरीन ऐड होगा, राइट। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो इसमें बेटा जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे ध्यान रखना है, हमको स्टीरियो आइसोमर्स भी काउंट करना है। तो अगर मैं बात करूँ, ये दोनों मिथाइल एक जैसा है, तो इसके हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा बेटा, चाहे किसी भी मिथाइल ग्रुप से आप रिप्लेस कर दीजिए, सेम ही आपका प्रोडक्ट आएगा। तो एक प्रोडक्ट तो बच्चों ये रहेगा। स्टीरियो की बात हो रही है तो ये कायरल सेंटर है, जिससे हमारे कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 2। नेक्स्ट, अगर मैं इस CH का हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो 2 CH3 रहेगा, और जो कार्बन है उसका H हटाकर हमने Cl लगाया, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं बन रहा है, तो इसका एक ही प्रोडक्ट रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, अगर मैं थर्ड की बात करूं, इस CH2 का हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 कार्बन CH3 CH और यहाँ पे H हटाकर मैंने Cl लगाया। अगेन बेटा इसमें एक कायरल सेंटर बन रहा है, तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2। और लास्ट में अगर हम इस CH3 का हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक प्रोडक्ट बच्चों हम लोग का ये बन रहा है, CH CH2। इसका H हटाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, CH2Cl। कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 3। एक प्रोडक्ट, सॉरी। अगर हम टोटल में प्रोडक्ट्स को ऐड करूं तो 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 6। तो आंसर इसका जा रहा है 60 का आंसर जा रहा है बच्चों सेकंड। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 65 की, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 65 रहेगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 65 में शुगर X की बात हो रही है, जो कि हनी में पाया जाता है, कीटोन शुगर है, कीटोन शुगर अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स हैं, और डी लीवो रोटेटरी है। तो बच्चों ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी मुझे हिंट मिल रही है। कीटो शुगर है तो मेरी फ्रक्टोज की बात हो रही है, लीवो रोटेटरी, फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी इन नेचर, उसके 2 एनोमर्स बनते हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर फ्रक्टोज, एंड हनी में फ्रक्टोज पाया जाता है, राइट। तो इसका सीधा सीधा हमारा डी को इंडिकेट कर रहा है ये ऑप्शन, तो 65 का आंसर जा रहा है डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो ऑफ साइक्लिक ईथर की बात हो रही है बेटा, C4H8O। तो अगर हम साइक्लिक ईथर की बात करें तो साइक्लिक ईथर्स होते हैं जिसमें रिंग के अंदर अगर ऑक्सीजन आएगा तो वो साइक्लिक ईथर रहेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं C4H8O की, तो हम इसको अगर ड्रॉ करें बेटा, एक आइसोमर ये रहेगा। नेक्स्ट, हम 4 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, 4 मेंबर्ड रिंग, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी में एक मिथाइल ग्रुप हम इधर बना सकते हैं। नेक्स्ट, 3 मेंबर्ड रिंग, एक इथाइल ग्रुप लग सकता है, 3 मेंबर्ड रिंग, दोनों मिथाइल इधर लगाएंगे, 3 मेंबर्ड रिंग, 2 मिथाइल इधर। ये तो स्ट्रक्चरल आ गए, लेकिन अब हमसे स्टीरियो पूछा है, तो स्टीरियो में हम लोग काउंट करेंगे। इसमें एक कायरल सेंटर है तो इसके 2 प्रोडक्ट्स, इसका एक ही प्रोडक्ट रहेगा बच्चों, क्योंकि कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगेन इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है तो एक प्रोडक्ट रहेगा। नंबर इसमें रहेगा बेटा एक कायरल सेंटर, अगेन 2 प्रोडक्ट्स। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक प्रोडक्ट। इसमें 2 कायरल सेंटर विद सिमेट्री, कितने प्रोडक्ट्स रहेगा इसमें, 3। तो ऐड करो बच्चों, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, 66 का आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर। 10 आइसोमर्स रहेंगे टोटल। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 75, हम लोग 75 पे आते हैं बेटा। नंबर 75 रहेगा ऑर्गेनिक का, जिसमें बेटा आप लोगों से पूछा गया है बॉन्ड एनर्जी आप लोगों को
कैलकुलेट करनी है बॉन्ड एनर्जी, सॉरी किसकी बॉन्ड एनर्जी कम या ज़्यादा, ये हम लोगों को अरेंज करना है ऑर्डर। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी हम सीधा सीधा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। और इसको आपके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जितना स्टेबल रहेगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम रहेगी। तो बच्चों आपको इसका सबका फ्री रेडिकल बना के देखना पड़ेगा। तो रेडिकल मैकेनिज्म से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ रेडिकल बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं इसका फ्री रेडिकल बनाऊं तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी रेडिकल, और नेक्स्ट में बेटा इसका रेडिकल बनाऊं तो इसका रेडिकल यहाँ आ जाएगा। सीधा बच्चों आप लोगों को होमोलिटिक फिजन करना है। होमोलिटिक फिजन से सी रेडिकल और एच रेडिकल रहता है, राइट। तो बेटा अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी sp3 पे सबसे ज़्यादा होती है, देन sp2 पर रहती है और sp रेडिकल पे। बेटा ये रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बेटा तो सबसे स्टेबल थर्ड है। तो इन दोनों को कंपेयर करना है 1 और 2, तो सिंपली sp2 एंड देन sp, ये स्टेबिलिटी आ गई फ्री रेडिकल की। तो बॉन्ड एनर्जी बच्चों इसका उल्टा करना है आपको, 2 1 एंड 3, दैट इज 2 1 एंड 3। तो इसका आंसर जा रहा है बेटा आप लोगों का थर्ड। तो 75 का बच्चों आंसर जा रहा है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन रहेगा बेटा। इसमें आपको एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज हम लोगों को होता है। तो बच्चों अगर मैं इसको मार्क करूं तो आप लोगों का विटामिन B12 सिंपली मैचिंग है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से रहता है पर्नीशियस अनीमिया। विटामिन डी हम लोग कॉमन लाइफ में सुनते हैं इस चीज़ को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से रहता है बेटा चिलोसिस, और विटामिन B6 इसकी डेफिशिएंसी से रहता है कन्वल्शंस। तो सीधा सीधा बेटा अगर हम लिंक करें तो विटामिन B12 पर्नीशियस अनीमिया, विटामिन डी रिकेट्स, देन C इज 1 चिलोसिस एंड विटामिन B6 इज कन्वल्शंस, यानी इसका आंसर जा रहा है फोर्थ। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 78 का फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करें, इसमें हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ में अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो एन इथाइल ईथेन अमीन, इसका हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। एन इथाइल ईथेन अमीन 2 कार्बन का रहेगा। इसके बाद इथेन अमीन यानी आपका C2H5NH2। नेक्स्ट है बच्चों एन मिथाइल एनिलीन, और डी ऑप्शन रहेगा बेटा बेंजीन अमीन, सॉरी डी आपका जो कंपाउंड है वो है बेंजीन अमीन। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो हम नाइट्रोजनस बेसिस के कंसेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, और इन दोनों के केस में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर आर मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और इसमें लोन यहाँ पर बेटा 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है ड्यू टू दिस प्लस आई एंड H बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट लगता है। तो 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री से, राइट। तो आपका सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट रहेगा यानी एन इथाइल ईथेन अमीन, उसके बाद इथेन अमीन रहेगा। इसमें अगेन बेटा ये 2 डिग्री है तो ये ज़्यादा बेसिक है, और ये आपका एनिलीन, इसमें भी डीलोकलाइज है, इसमें भी डीलोकलाइज है। तो सीधा सीधा बेटा अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो सबसे ज़्यादा एन इथाइल इथेन अमीन ज़्यादा बेसिक है, देन इथेन अमीन, एन मिथाइल एनिलीन हुआ, और फोर्थ हुआ बेंजीन अमीन। बेटा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो जो अच्छा बेस होगा वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या डोनेट कर सकता है किसी भी H+ आयन को। तो 79 का बच्चों आंसर जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है बेटा विच डज नॉट डीकलराइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का जो टेस्ट है इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो जहां भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन रहेगा वो ब्रोमीन वाटर को वो कंपाउंड डीकलराइज कर देगा। बेटा इन सब में अगर आप देखें इसमें भी अनसैचुरेशन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, बेंजीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेटा ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड। फिनॉल में भी पाई बॉन्ड रहता है तो ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। इसका सीधा सीधा आंसर थर्ड जा रहा है बेटा, क्योंकि इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो 81 का आंसर जा रहा है थर्ड, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है और वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इसमें बेटा आप लोगों से पूछा है प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है, ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है। तो
इसमें बेटा आप लोगों को चेन मतलब हर स्टेप में रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी हम लोगों को। तो यहाँ पर बेटा पहले स्टेप में HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। तो दिस इज एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहाँ पर बेटा दिस इज सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और खराश इफेक्ट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर HBr, यहाँ पर आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr रहेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में KCN के साथ रिएक्शन कराई गई है। तो KCN में इट इज सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो Br हट के बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइनाइड आयन, राइट। और नेक्स्ट है आपका सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। बच्चों ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, जहाँ पे साइनाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो वो अमीन्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर बेटा CH3 रहेगा, और साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH2NH2। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाएं बेटा, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जा रहा है थर्ड, यानी आपका 82 का आंसर जा रहा है बच्चों थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें बेटा आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का जा रहा है ऑर्गेनिक प्रिंसिपल टेक्निक से। तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म और एनिलीन की बात करूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम लोग जो सेपरेट करते हैं बच्चों, वो हम सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से, राइट। इसके बाद क्रूड ऑयल इन डिस्टिलेशन, अगर इसकी बात करें बेटा, क्रूड ऑयल ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का रहता है सेपरेशन का टेक्निक। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई, थोड़ा सा राइटिंग एरर है बेटा, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई, तो इसका आंसर रहता है बेटा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एनिलीन वाटर की, तो एनिलीन वाटर जो सेपरेट होता है दिस इज फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन। सीधा सीधा बेटा अगर मैं क्लोरोफॉर्म और एनिलीन की बात करूँ, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, तो इसको अपन लोग सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से, सिंपल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो रहता है इसका आंसर रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई, तो बेटा इसको जो हम सेपरेट करते हैं ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई को, इसको रहता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। और लास्ट आपका रहता है एनिलीन वाटर, तो एनिलीन वाटर का जो मिक्सचर सेपरेट होता है बेटा वो रहता है स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन, राइट। तो इसके अगर मैं आंसर मैच करूँ बेटा, तो इसका आंसर हमारा जा रहा है थर्ड। तो 83 का आंसर जा रहा है आप लोगों का थर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। तो बेटा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करने के लिए, यानी GI शो करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो विद डिफरेंट ग्रुप्स, बेटा साइड ग्रुप्स इसमें डिफरेंट होना चाहिए, A B अलग अलग, सेम हो गया तो नहीं शो करेगा। नेक्स्ट बेटा अगर रिंग है, तो रिंग में बेटा मिनिमम 2 sp3 एटम रहेगा, रिंग में आपका 2 sp3 एटम रहेगा, जिसमें ये 2 sp3 एटम के जो ग्रुप्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो अगर हम बात करें बेटा 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन की, तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये रहेगा बेटा, इसमें आपके जो ग्रुप्स हैं ये दोनों सेम जा रहा है, CH3 और CH3, इसमें तो सेम ही है दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर सेकेंड 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें बेटा अगर हम देखें यहाँ पर आपका एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, अगेन इसमें एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो बेटा इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये बिल्कुल GI शो करेगा डेफिनेटली, या तो ये सिस बनेगा, सिस ट्रांस ही पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, या बेटा ये ट्रांस बनेगा, राइट। तो इसमें बेटा दो पॉसिबिलिटी बन पाएगी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में, यानी 85 का आपका आंसर जा रहा है सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 89 की, तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 89 जा रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड, दो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड। बेटा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की आप लोगों को प्रिपरेशन पूछी है कि वो एनिलीन से अपन लोग बनाते हैं, और टेम्परेचर रहेगा 2 नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन पर। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों कि एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस एसिड यानी HNO2, और
कितने टेम्परेचर पर, एनसीईआरटी में से 0 to 5 डिग्री पे मेंशन करा जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। इट डिकम्पोजेस ईजिली इन द ड्राई स्टेट, दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डिकम्पोजेस in easily in dry state. Second statement है, insertion of iodine into the benzene ring is difficult and hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium chloride with KI. बेटा दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। हम लोग आयोडीन को डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें KI के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके आयोडीन इंसर्ट होगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेटा 89 का आपका आंसर जा रहा है थर्ड। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। तो 89 का थर्ड है बेटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पूछ रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराइए और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों हम लोग अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएंगे तो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, कीटोन और साइनाइड। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा, ANU न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा ग्रिग्नार्ड में, ग्रिग्नार्ड इज RMgBr, तो जिसमें R जो रहता है बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो सिंपली बेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ग्रिग्नार्ड एक्सेस में दिया है, तो एक बार यहाँ पे अटैक करेगा और एक बार साइनाइड ग्रुप पे। इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ग्रिग्नार्ड हमें एक्सेस में दिया है CH3- MgBr। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पर एक यहाँ पे मॉलिक्यूल अटैक करेगा, एक मॉलिक्यूल इस कार्बन पर, तो ये ऊपर जाएगा और ये बॉन्ड आगे ब्रेक होगा। तो अगर इसका हम लोग प्रोडक्ट बनाए बेटा तो कुछ इस तरह बनेगा, डबल बॉन्ड N माइनस, हम लोग MgBr अभी लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इन लोगों ने क्लियर कट हाइड्रोलिसिस दिया है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पर CH3 और यहाँ पे MgBr प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस करिए। तो हाइड्रोलिसिस में जो फर्स्ट है बेटा, यहाँ पर आप लोगों का OH बन जाएगा और यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3। यहाँ हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H। तो यहाँ पे बेटा ये बनेगा सबसे पहले। देन दो OH अनस्टेबल होते हैं कार्बन पर, तो हम लोग इसमें से वाटर एलिमिनेट कर देते हैं। अनस्टेबल रहता है तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है और जो प्रोडक्ट रहेगा बेटा यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ कार्बन, इस पर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा और नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर CH3। तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएं बेटा तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जा रहा है 4। तो 90 का आंसर जा रहा है बच्चों 4। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आई होप कि आपका पेपर अच्छा होगा। माई सेल्फ रवि चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्कॉलर डैन। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ केमिस्ट्री का पेपर, तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट कह सकते हैं पेपर को, ठीक है। तो हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को मैं उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे आपका मैं 50 देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 50 में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, ए हाइपोथेटिकल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, ये क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा केमिकल बॉन्डिंग से है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अगर हम देख पाते कि अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर, किसी का भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अगर 0 होता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसका मतलब इसको अनस्टेबल बोलेंगे, राइट। यानी कि अनस्टेबल, और ये बोल रखा है इसमें क्वाइटली क्या है, स्टेबल, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट, है ना। उसके बाद अगर स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं हम, तो स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, ए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, सपोज दैट हम कहते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा बेटा, आपका जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट, वो बन जाएगा हमारा आपका फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका इनऑर्गेनिक का सवाल है वो 51 है, ठीक है। उसके बाद है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, है ना। तो अब हम कंडक्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतना कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। अगर हम इसमें देखें तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ आयंस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, 0 है। नंबर ऑफ आयंस इन
थर्ड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा, जीरो। इसका मतलब हम इसमें ये थोड़ा क्लियरली नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है वो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, थर्ड और फोर्थ दोनों हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर इज 56। क्वेश्चन नंबर इज 56। अब इसमें है कि लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सीन। बहुत सिंपल है कि अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करें, स्टेटमेंट वन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अमोनिया फॉर्म करेगा, और फॉस्फोरस सॉरी आर्सेनिक क्या फॉर्म करता है बेटा, आर्सीन, ASS3। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड स्टेटमेंट अगर टू की बात करते हैं तो स्टेटमेंट टू है आपका एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। ये इनर्ट इफेक्ट से अगर हम देखें तो वैसे सबसे नीचे वाले की ऑक्सीजन स्टेट +3 स्टेबल होती है, बट लेकिन उससे ऊपर तो हमारे सबकी +5 स्टेबल होती है, और वैसे भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि भाई Sb2O5 तो हमारा क्या बनता है, ये तो फॉर्म होता है, ये Sb2I फॉर्म Sb2O5 मतलब एंटीमनी पेंटाऑक्साइड तो बनता है, बट इसमें कह रहा है कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग है और पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन इसका जो बन जाएगा, ऑप्शन बनेगा बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या है 57 की। 57D और F ब्लॉक दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, और हम कह सकते हैं, देखिए मैंने बोला था कि पहले कि P ब्लॉक में वो बहुत ज़्यादा डीपली रिएक्शंस पे नहीं जाएगा, वो मोस्टली टेबल से ही क्वेश्चन रखेगा, तो बहुत इसमें डिफरेंस नहीं है, मोस्टली टेबल से ही क्वेश्चन है, अंदर से कोई डीप ऐसा क्वेश्चन है नहीं। पर हाँ पी पर आपका मॉडरेट बोलूँगा मैं, ठीक है। तो 50 नंबर अगर 57 को देखें कि स्टेटमेंट आपका वन जो है वो है बेटा आपका कि फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज ए एक्सट्रीम केस ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हम पढ़ाते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसको एक्सट्रीम केस बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म का। तो स्टेटमेंट आपका पहला सही है। अगर स्टेटमेंट में टू की बात करूं तो ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्रोमियम। तो क्रोमियम का अगर देखें तो ये होगा बेटा आपका 3d5 4s1, और अगर क्रोमियम पे 2+ का चार्ज आएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या 3d4, यानी कि इसमें अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके वो आ जाएंगे बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने बताइए, 4। लेकिन अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है सॉरी इसी स्टेटमेंट में है सेम एज दैट ऑफ निवोडियम Nd, और Nd का जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो होगा बेटा आपका 4f4 5d0 और 6s2, और यहाँ पे अगर निवोडियम पे हम 3+ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4f3, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट पहला तो सही है और दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका कितना, फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 57 के बाद हम सीधा आते हैं 59। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब बॉन्डिंग से पूछा गया है। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ, देखिए ए ऑप्शन है आपका XeO3। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक लोन पेयर आ जाएगा और बाकी आपके ऑक्सीजन आ जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, शेप क्या होगी पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं XeF2, तो बेटा XeF2 में जीनोन का हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्या हो जाएगा 3 लोन पेयर और 2 क्या हो जाएंगे हमारे बॉन्ड पेयर, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp3d, क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट करके हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो sp3d में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d हो जाएगा और लीनियर हो जाएगी इसकी शेप, राइट। एंड द C इज द XeO4, राइट। सो Xe में क्या होगा, डबल बॉन्ड O, 4 फ्लोरीन हो जाएंगे आपके,
और ये एक लोन पेयर, तो हम कह सकते हैं इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, इसकी जो ज्योमेट्री तो स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल है ही, लेकिन अगर इसमें शेप गिवन है तो हमारा होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो वो होगा बेटा आपका XeF6। जीनोन में अगर हम देखें फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये एक लोन पेयर है, राइट। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, और ये हो जाएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा? डिस्टोर्टेड, और सिंपल बीबीटी से क्वेश्चन है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें जो आपको ऑप्शन बनेगा, मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन है बेटा, देखिए ए का, ए का क्या हो जाएगा? सेकंड sp3, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद और देखिए ये मजे की बात है कि जो हमने टेस्ट सीरीज में जितना वेटेज रखा था हर टॉपिक से, वही वेटेज आपका सिस्टमेटिकली आपके नीट के पेपर में भी आया है, तो होपफुली बहुत अच्छा आपने किया होगा, है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 61, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, देखिए मैं बार बार बोलता था कि टेबल को एक बार जरूर देख लेना, कि जो एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग की टेबल है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की और एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट की जो स्टार्टिंग की टेबल है उसको थोड़ा सा देख, स्टार्ट में बार बार बोलता रहा कि देख के जाना है, और इसका एक स्टेटमेंट उसी से ही है। जैसे अगर हम पहला बोलें कि स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर हम बोलते हैं, ये है अनलाइक गैलियम दैट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सीजियम हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत। क्यों? क्योंकि दोनों का, गैलियम और सीजियम का, अप्रोक्सीमेटली 303 और 302 केल्विन के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 61 देख रहे हैं, तो 61 का सॉरी 61 हम देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है 61 यही है ना, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक गैलियम हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सीजियम हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बोल रहा है कि भाई देखिए अनलाइक गैलियम, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका पहला वाला गलत। अच्छा, बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, बी की, ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन क्लोरीन आर नॉट सेम, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट गलत होगा। वैसे तो दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि दोनों का सेम होगा, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद अगर हम सी की बात करें, सी तो कह रहा है आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, सल्फर ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि ऑल क्या है? ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं बच्चे, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डी, देखिए पीरियोडिक टेबल से जस्ट एक लाइन का स्टेटमेंट आया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। बहुत सिंपल है, इसको पढ़ाते। देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है, और देखिए हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन मैग्नीशियम का क्या होता है? फुली फिल्ड 3s2 कॉन्फिगरेशन है, जिसकी एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। सो द करेक्ट ऑर्डर इज Si, Mg, एल्यूमिनियम एंड उसके बाद आएगा सोडियम। सो द ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? जो आपका डी ऑप्शन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आइंस्टीन एंथैल्पी, और इसमें दे रखिए सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर मैं इस ई स्टेटमेंट ई पे आता हूँ, द एटॉमिक रेडियो ऑफ सीजियम ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, ये तो सिंपल बात है, हलीना की रब से फरियाद, तो जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वैसे आपका रेडियस बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि सीजियम की ग्रेटर है किससे? लिथियम एंड रुबिडियम से। इसका मतलब जो ई ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट बन रहा है आपका, वो बन रहा है बेटा आपका फोर्थ, यानी कि सी ई आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 63 पे। ये क्वेश्चन आप सरफेस से कह सकते हो या फिर नॉर्मली हम पढ़ाई देते हैं। ये जस्ट एक टर्म पूछ रहा है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, एलोइस क्या होते हैं, अमलगम क्या होते हैं, स्मॉग क्या होता है। तो अगर हम इसमें देखें 63 में,
है ना। 63 में कह रहा है कि ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, लिक्विड इन गैस होती है। एलोइस क्या है, बी का देखिए सॉलिड इन सॉलिड होता है। और अमलगम क्या है, सी अमलगम तो लिक्विड इन सॉलिड। और स्मोक क्या है, डी का क्या है, थर्ड सॉलिड इन गैस। तो इसमें मैं ऑप्शन नंबर करेक्ट बोलूँगा, क्या आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 72। और अगर हम 72 में देखें, इसके बाद अगर हम 72 में देखें तो बेटा 72 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामैग्नेटिक। 72 में अगर पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो है आपका NiCl4 2-, यानी कि ये आपका हो जाएगा बेटा आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स NiCl4, ये है 2-, जो कि आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा बेटा आपका 3D8 4s 2, और निकल अगर आपका +2 में होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि निकल आपका +2 में होगा, तो ये हो जाएगा 3D8। और इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक, उसके बाद हम बी में देखें तो बी तो आपका क्या है, टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पे एक केस है कि निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 0। तो इसका क्या हो जाएगा 3D10 4s कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये sp3 बनेगा। तो ये आपका गलत है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन भी आपका क्या है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि NiCN का होल 4 है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला है आपका NiCN का होल 4 2-, ये होगा स्क्वायर प्लेनर, और जो कि आपका क्या है गलत, क्योंकि ये भी क्या होगा डाया मैग्नेटिक। और अगर डी वाले ऑप्शन की बात करें, डी वाला निकल 2+, सो डी वाला जो ऑप्शन है Ni2+, वो होगा बेटा हमारा 3D8। इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 2, और ये हमारा क्या होगा डाया मैग्नेटिक। उसके बाद अगर सॉरी ये कैसा होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। और उसके बाद ई ऑप्शन थोड़ा सा देखिए, ई एक अच्छा कॉम्प्लेक्स दिया ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉस्फोरस वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन इसका जो निकल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और बेटा हम साफ साफ बोल सकते हैं 3D8 4s2, और अगर 0 में आएगा तो s के 2 इलेक्ट्रॉन को D8 में ट्रांसफर होने चाहिए, और उसके बिना हाइब्रिडाइजेशन बनेगा ही नहीं आपका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका 3D10 और 4s0 होना ही पड़ेगा, इसलिए ये आपका डायामैग्नेटिक, यानी कि ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो मुझे लगता है ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए एंड डी, यानी कि फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे 77 अगर हम देख लेते हैं तो 77 जो क्वेश्चन है 77 देखिए, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। ये है आपका ए वाला है कि डाइपोल मोमेंट, ऑब्वियसली H2O का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा। ए वाला जो ऑप्शन है वो है H2O, उसके बाद है NH3 एंड देन CH ऑब्वियसली ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद अगर बी वाला देखें नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो XeF4 XeO3 एंड XeF2, और इसमें अगर लोन पेयर्स देखें तो बेटा इसमें 2 होंगे और इसमें 1 होगा और इसमें कितने होंगे 3। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है गलत है। उसके बाद सी की अगर हम बात करें OH, एंड उसके बाद क्या है CH, और उसके बाद क्या है NO, और ये कह रहा है आपकी क्या है बॉन्ड लेंथ, जो कि हमारा गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है बॉन्ड लेंथ हमारा है ना, और उसके बाद डी ऑप्शन है हमारा क्या है N2, उसके बाद है O2, देन है H2, ठीक है, और ये हमारा है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी इसमें दे रखा है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका कितना होगा 3, ये 2 और ये 1। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है सही, यानी कि इसका जो ऑप्शन बन जाएगा। और ये थर्ड सी वाला जो स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि देखो CH में बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, CH की ज़्यादा OH की कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस किस में ज़्यादा है OH में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड। इसके बाद हम आते हैं 80 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। सिंपली क्या है देखो CFSE का क्वेश्चन है, ये कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स।
तो अगर ए की बात करें तो ए है आपका CONH3 का यानी कि इसमें मैं सीधा ये बोलूँगा कि देखिए जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड तो हमें पता है किसकी ज़्यादा होती है, CN सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर उसके बाद होगा उसके बाद क्या होगा NH3 एंड देन उसके बाद क्या होगा हमारा H2O। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर हम बात करें तो A, B और D जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमारे क्या है ऑक्टाहेड्रल, और जो C वाला कॉम्प्लेक्स है वो बेटा आपका है कॉपर 2+, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसमें 4। ठीक है, अब कॉपर 2+ में आपका क्या है D9 है, तो ये तो आपका क्या होगा टेट्राहेड्रल, और हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल के CFSE टेट्राहेड्रल से क्या होती है ज़्यादा। और इन तीनों में अगर देखें ABD में, तो अगर CFSE का ऑर्डर देखें हम एनर्जी का, तो हमारा क्या होगा B की क्या होगी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद होगी A अमोनिया वाला, देन उसके बाद D, देन उसके बाद क्या है C। और वेवलेंथ ऑर्डर जो होगी, वेवलेंथ ऑर्डर अगर हम बात करें तो क्या होगा B लेस देन A, D एंड C। सो द ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा इसका बेटा क्या, 4th ऑप्शन हो जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अगर इसका पार्ट का देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, और अगर हम 84 की बात करें तो 84 वाला जस्ट ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन है, और ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप एलिमेंट। तो बेटा इसमें क्या है ए वाला, और मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं, S&P ब्लॉक को मेन ग्रुप कहते हैं। तो ये है आपका क्या है नियोन एंड 3s1, तो ये आपका सोडियम हो जाएगा और ये मेन ग्रुप एलिमेंट होगा हमारा। अगर बी की बात करें तो बी वाला है Ar 3d3 4s2, तो इसमें 18 3 क्या है 21 और 2 क्या है 23, यानी कि ये हमारा है डी ब्लॉक, जो कि गलत है। उसके बाद अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5, ये हमारा क्या है NH2NP5 यानी 17 ग्रुप का, तो ये भी हमारा क्या होगा करेक्ट। उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो ये होगा बेटा Ar 3d10 4s1, ये कॉपर का हो गया जो कि नहीं है। उसके बाद ई की बात करें हम Rn 5f0 6d2 7s2 जो कि नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा किस में चला जाएगा डी ब्लॉक में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा हमारा 4th। तो 4th ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। एंड देखिए सॉल्ट का जो क्वेश्चन है, मैं हर बार बोलता था कि बेटा नीट में वो टेबल के बाहर नहीं जाएगा, तो फाइनली टेबल से ही क्वेश्चन आया है, जो हम टेबल पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन है, बहुत डीपली क्वेश्चन आया ही नहीं है सॉल्ट में, बिल्कुल जस्ट टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें ए कोबाल्ट 2+, तो देखो इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है सिंपल, लास्ट टाइम भी सेम क्वेश्चन आया था सिमिलर ही, बस मैचिंग का ही। तो ग्रुप कोबाल्ट अगर 2+ की बात करें तो ये होगा आपका ग्रुप 4th का हो जाएगा। बी अगर ऑप्शन है आपका Mg2+, ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा 6th का हो जाएगा। और सी अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप किस में आता है आपका Pb2+ क्या आता है फर्स्ट में, और डी तो आपको पता ही है कि Al3+ हमारा ग्रुप किस में आता है आपका 3rd में। तो अगर इसका मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वो हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, एंड फाइनली ठीक है, इतने 15 क्वेश्चन ही थे, एवरेज था, पेपर को हम मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, तो जैसा नीट 2025 हो चुका है, और अगर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल अराउंड 16 क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। जिसमें से कि जैसा बोला करते थे क्लास वगैरह में कि 12th के पोर्शंस को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 ही चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सॉल्यूशन से 2 और इलेक्ट्रो से 1 क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कोड हम लोग देख रहे हैं ये कोड है आई थिंक 48, ठीक है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शंस इज 0.03,
हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोलर concentration of the reactant to get reduced to 0.9 मोल पर लीटर। ओके, तो K की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो K की वैल्यू दिया हुआ है 0.03 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ सेकंड यूनिट देखते ही, सेकंड इनवर्स देखते ही हमने ये पकड़ लिया कि ये किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। अब जैसे ही हमने ये पकड़ा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर में देखो बच्चे, ये सब चीजें क्लास में सिखाया करते थे कि 7.2 से मान लो एक टी हाफ दिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 3.6 हुआ। फिर अगला टी हाफ दिए तो कितना हो गया बेटा, 1.8, ठीक है। फिर अगला एक और टी हाफ दिए तो कहाँ चला गया बेटा, 0.9। और यही तो निकालना था कि 7.2 से 0.9 कितने देर में हो रहा है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली 3 टी हाफ में लगा, मतलब आंसर हमारा है 3 टी हाफ, और 3 टी हाफ और टी हाफ ln2 डिवाइडेड बाई k। तो k की वैल्यू 0.03 दिया हुआ है, ln2 की वैल्यू 0.693 लग देंगे डिवाइडेड बाई 0.03, तो ये आपका वैल्यू आ गया, ये कटा 69.3। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, 49 का थर्ड। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन, क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग डील किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री से जो रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन 52 है, तो 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 नेक्स्ट, हाँ 52। तो 52 में पूछ रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव एग्जिबिट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम लोग सीख रहे थे I इंटू के बी इंटू एम। और कई बार ये भी बात बोला था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्मॉल m कैपिटल M के बराबर लेते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट बराबर लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर में। ठीक है, तो I इंटू एम, अब सोच के देखो, जिसका I इंटू एम की वैल्यू ज्यादा इंटू के बी, उसका क्या डेल्टा टीबी ज्यादा होगा। अगर डेल्टा टीबी ज्यादा है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां से अब देखोगे कि I इंटू एम की वैल्यू सभी के लिए सॉल्व कर लो। तो पहले के लिए कितना है, 0.01 इंटू सोडियम एक 2 आयन निकलेंगे और सल्फेट 1 आयन, तो 3 आएगा। दूसरे के लिए 0.015 इंटू 1, ठीक है, C6H12O6, ये आयनाइज नहीं करेगा। यूरिया भी आयनाइज नहीं करेगा, 0.01 इंटू 1। और चौथा है 0.01 इंटू कितने आयन हो गया, K प्लस और नाइट्रेट आयन, तो 2 आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू बेटा इसमें किसकी आ रही है, तो फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट 52 का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 54 है। ठीक है, तो 54 एक बार देख लेते हैं। हाँ 54, तो 54 एक रेडॉक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें हम लोग को अंडरलाइन एलिमेंट का हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताने हैं। ओके, तो KO2, तो KO2 को एनालिसिस करो, K प्लस और O2 माइनस। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है, K प्लस हमेशा +1, तो K प्लस का तो हमेशा +1 विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड आयन है, पर ऑक्साइड आयन, तो 2x बराबर -2, पर ऑक्साइड में कितने होते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो ऑक्सीजन कितने पे गया, -1। H2SO4 पे सल्फर कितना होता है, +6, वेल नोन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो +1 एक इजी को क्वेश्चन, -1 एंड +6, तो 54 का थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ये आसान सवाल थे ये। ठीक है, एक 62, थोड़ा अगला सवाल 62 है जो कि थर्मोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। थोड़ा मतलब ओके टाइप का सवाल है। ठीक है, अगर आप फटाफट रिएक्शन लिख दिए तब क्वेश्चंस बनाने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, बस रूल 1 लगाना था जैसा मैं क्लास में बताता था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन एक्चुअली होना चाहिए इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बैरियम +2 आयन दे रहा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस किसके किसके दिए हुए हैं, सल्फेट आयन का दिया हुआ है, बैरियम क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया है बैरियम सल्फेट का। तो एक काम करते हैं कि बैरियम सल्फेट का अगर हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है तो क्यों ना ऐसा ही रिएक्शन लिख दें कि बैरियम +2 और सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन और ये जाके बैरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, ये सॉलिड बना और एक्वस से, ठीक है, एक्वस से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज -4.5 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी में ही पूछ रहा है।
तो अब देखो अगर हम लोग इसको जैसे बेसिकली गैस वगैरह रहता, गैस से हम बना रहे होते तो लैटिस एनर्जी लिख देता, एक्वस से है तो क्रिस्टलाइजेशन लिख रहा है, ठीक है। तो अब डेल्टा एच की वैल्यू अब सीधे रूल 1 लगा दो, बाकी सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। डेल्टा एच कितना हुआ -4.5 और रूल 1 लगाया तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ बैरियम सल्फेट, ठीक है, सॉलिड, माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ बैरियम +2 आयंस, माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। ऑलराइट, तो ये हुआ -4.5 और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन बैरियम सल्फेट का कितना दिया हुआ है? बैरियम सल्फेट का हीट ऑफ फॉर्मेशन है -349 और यहाँ से डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन बैरियम आयन का ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, बैरियम +2 का, और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन सल्फेट आयन का दिया हुआ है। सल्फेट आयन का कितना दिया हुआ है? माइनस, अच्छा ये वैल्यू -216 है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी बैरियम +2 का, ये -349 है और +4.5 और ये भी हो जाएगा +216। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -128.5, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड फॉर 62, ठीक है। ये भी करना चाहिए बिल्कुल आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। बड़ा इस तरह के सवाल तो बार बार केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डील हुए थे और आपके AITS वगैरह में भी बार बार दिए हम लोग इस टाइप के सवाल, ठीक है। देखो यहाँ पे डेल्टा एच दिया मतलब नेगेटिव है। डेल्टा एच मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पहले तो आप सेकंड ऑप्शन ऐसे ही कट कर दोगे, है ना, और फोर्थ ऑप्शन भी ऐसे ही कट कर दोगे। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आप ऐसे ही कट कर दोगे इन दोनों के। अब आपको डेल्टा एच वगैरह की वैल्यू देखनी थी कि डेल्टा एच कितना है। तो अब डेल्टा एच की वैल्यूज क्या होता है? डेल्टा एच होता क्या है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस ये है डेल्टा एच। और डेल्टा एच ये कितना दिया हुआ? -74.8। तो ये वैल्यू 74.8 है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक बिल्कुल 10 सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए 67, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम से दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं 67 को। 67 में क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, गैसियस रिएक्शन है ना, A से 2B जा रहा है गैस में। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, अब देखो के इक्विलिब्रियम क्या बोला, के इक्विलिब्रियम हमने क्या बताया था? KF/KB यही होता है। बार बार इस बात पे हाईलाइट भी कर रहे थे कि बेटा जब क्वेश्चन आ जाएगा तो स्ट्राइक ही नहीं करता है। खैर यहाँ पे बार बार बता के दिया हुआ है कि KF और KB की वैल्यू है। KF बोल रहा है कि KB द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय द बैकवर्ड रिएक्शन रेट जो है वो हाई है फॉरवर्ड से कितना टाइम्स? 2500। तो इनका रेशियो है मतलब 1/2500, ये रेशियो है। तो के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। अच्छा, अब 1/2500, अब ये तो कोई ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हो सकता है कि ये केसी है ना, ये वैल्यू केसी है। ये वैल्यू क्या होगी? केसी, क्योंकि अगर होता तो ये ऑप्शन मैच करना चाहिए था। तो इनडायरेक्टली मतलब ये इसने केसी की वैल्यू दी हुई है। केसी की वैल्यू कितना दिया है? 1/2500। अब हमें आर की भी वैल्यू दिया हुआ है और केपी पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी यूज कर देंगे, ठीक है। और केसी की वैल्यू कितनी है? 1/2500, ठीक है। आर इंटू टी, आर की वैल्यू दिया हुआ है कि 0.0831 और टेम्परेचर कितना ले लेंगे? 1000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। और डेल्टा एन जी कितना हुआ? डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा? डेल्टा एन जी होता है सम ऑफ stoichiometric coefficient of the gaseous product minus sum of stoichiometric coefficient of the gaseous reactant। तो यहाँ पे 2 - 1 हुआ, 1 है डेल्टा एन जी की वैल्यू, यहाँ पे पावर 1 आएगा। इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ रहा होगा, आंसर पॉइंट पहला आ रहा है 0.033, ठीक है। तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो एटॉमिक से पूछा हुआ है। देखते हैं अगला सवाल 68।
68 दिया है, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट गोज फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 पे जा रहा है, ठीक है, और 4 से लेके 6 पे जा रहा है, 2 ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो रेडबर्ग इक्वेशन यूज करते थे, वहां पे लैम्डा का रेशियो चाहिए, तो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर आएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर एन 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा 1 आएगा, तो लैम्डा 1 मतलब समझ लो कि मैं बाकी कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज माय आंसर विल बी डिपेंडेंट ऑन 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, तो आई एम राइटिंग कि सम कांस्टेंट आएगा इनटू, अब देखो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, तो 5 अपॉन 4 इंटू 9, तो उल्टा चेक करो, तो 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, ये आया सम कांस्टेंट इनटू दिस, ओके। अब इधर 1 बाई लैम्डा 2 करते हैं, तो 1 बाई लैम्डा 2 किसके बराबर होगा, तो फिर से वही आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, ऐसा लिखा हमने, ठीक है, एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, फिर से वही कांस्टेंट सम कांस्टेंट इनटू, अब देखो 1 बाई 4 को कॉमन ले लो, तो अगेन 4 और 9 वाला टर्म आ रहा है 1 बाई 4, तो मतलब सेम आएगा, मतलब 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना आया, रेशियो पूछा था लैम्डा 1 लैम्डा 2 का, 1 बाई लैम्डा का रेशियो नहीं पूछा है, ध्यान देना, ये सब गलतियां कर देते हैं बच्चे, ठीक है। इन दोनों का रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई 4 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, ठीक है, ऑलराइट। तो ये 68 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम फॉर 0.5 मोलर 0.05 मोलर, है ना, एक सॉल्यूशन है वीक बेसिक वीक एसिड का। बेटा इस तरह का सवाल तो बिल्कुल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देके क्लास में कराया था, ठीक है, होपफुली आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, तो लैम्डा एम की वैल्यू कितने दी हुई बेटा, 90, और लैम्डा नॉट एम निकाल लेते हैं, लैम्डा नॉट एम क्या होता है, तो लैम्डा किसका, कैटायन का, प्लस लैम्डा किसका, एनायन का, लेकिन कब, नॉट इन्फिनिटी, तो रॉस लॉ, ठीक है, 349.6 प्लस 50.4, तो ये कितना आ गया बेटा, 400 आ गया ये, 400 आ गया। देखो यूनिट सेम है, तो हम यूनिट के बारे में यहाँ पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है यूनिट के अबाउट, तो 90 अपॉन 400, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.225, तो 0.225 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। अगला 69 हो गया, 69 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 70 देखते हैं। अगेन बेटा मतलब मैं ये इस क्वेश्चन को देख के काफी खुश हुआ कि मतलब बिल्कुल कॉपी से मिलता हुआ सवाल आ गया, है ना। तो 5 moles of liquid X and 10 mole of liquid Y makes a solution having a vapor pressure of 70 torr, 70 torr बना रहा है। अब तुमको पता करना है कि क्या पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, नेगेटिव डेविएशन दे रहा है। तो लिक्विड X है, एक बार देखते हैं, ठीक है, एक बार लिक्विड X है ना, लिक्विड क्या है, X है, और एक Y है, तो X को कितना ऐड किया हमने, 5 मोल दिया हुआ है, ऑलराइट, और Y को कितना किया, 10 मोल, Y को 10 मोल दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, राउल्स लॉ PT किसके अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, तो PT कितना होगा, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, तो P नॉट A कितना है, P नॉट ये सब दिया हुआ है, P नॉट A कितना दिया हुआ, 63, ध्यान से देखना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड Y आर दिस एंड दिस दिया हुआ, 63 टॉर एंड 78 टॉर, तो 63 इंटू एक्स ए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए का मोल अपॉन टोटल मोल्स कितना होंगे, 5 + 10 15, 5 + 10 15, और पी नॉट बी कितना हुआ, पी नॉट बी है 78, और मोल फ्रैक्शन 10 अपॉन टोटल मोल्स 15, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 21 + 52, ये कितना आया, ये 73 टॉर आ गया, सही है। तो अब जब 73 टॉर आ गया तो मतलब आपके राउल्स लॉ का प्रेशर ज्यादा है, और एक्चुअल प्रेशर कितना है, प्रेशर एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना, 70 टॉर, मतलब एक्चुअल प्रेशर कम हो रहा है राउल्स लॉ प्रेशर से। प्रेशर कम कब होगा, ऑब्वियसली जब कैसा डेविएशन हो,
नेगेटिव डेविएशन। तो आप अगर इनमें से ऑप्शंस देखो तो सीधे आप टिक कर दोगे कि एक ही ऑप्शन है नेगेटिव डेविएशंस। बाकी अब वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में कम होता है, वॉल्यूम को बोल रहा है ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन इज आइडियल, आइडियल होता तो 73 के बराबर आ रहा होता है एक्चुअल प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा बिकॉज नेगेटिव डेविएशन, तो बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट से एक इजी गो क्वेश्चन है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से 71 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विद द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन, आपको मोलर मास भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आप ओरली कर सकते थे। खैर देख लेते हैं हम लोग। सभी में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, तो पहले मोल कैलकुलेट कर देंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करके फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले में 212 डिवाइडेड बाई मोलर मास 106, और कितने एटम है बेटा, सोडियम के 2, कार्बन में 1, 3 और 3 6, कितने हो गए नेट, कितना हुआ बेटा 12 आया। 12 मोल एटम होंगे। अब सब में लिख नहीं रहे, ठीक है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। बी वाला देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 248 डिवाइडेड बाई कितना मोलर मास 62, और इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा 3 एटम, ये कितना आया बेटा, ये भी 12 आया। सी वाला देखो, सी वाला कितना है 240 डिवाइडेड बाई मोलर मास 40, ये NaOH के मोल आए, इनटू कितने एटम है, तो Na ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3, तो ये कितना आया बेटा 24। डी वाला ऑप्शन देखो, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हाइड्रोजन के मोल आए, एटम कितने हैं, एटम एटम ओके इनटू 2, तो ये भी कितना आया 12। और ई वाला देखो 220 मास अपॉन मोलर मास 44 इनटू एटम कितने हैं बेटा CO2 में, CO2 में 3 एटम है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा, सॉल्व करके 15। तो कौन कौन सही हो गए, ए कौन कौन सही नहीं सेम हो गए, A B और D। तो A B D कौन सा ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला फिर से देखो, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इफ द हाफ लाइफ T हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 minute, then the time required for 99% completion of reaction is closest to। तो मैंने बताया था कि T हाफ जो है T 99.9% कंप्लीशन का, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग सॉल्व करते थे क्लास में, ठीक है। डायरेक्टली लिखा भी था, प्रूव भी किया हुआ था इसको क्लास में, इज 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। तो 10 टाइम्स और T हाफ कितना है, T हाफ 1 मिनट, तो ये कितना मिनट हो गया बेटा 10 मिनट्स। बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाना चाहिए था आपको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 74 है, तो 74 में एक बार देख लेते हैं कि 74 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में देखें तो 74 में दो हैं, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड Li+2। तो हीलियम प्लस का और Li+2 का, ठीक है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना यार। एनर्जी का हीलियम का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट है, ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का बोल रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा -13.6 इंटू Z² बाई N²। जेड कितना हुआ 2 स्क्वायर अपॉन N², N क्या है 1², तो -13.6 इंटू 4 मतलब हो गया -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, -54.4 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितने जूल 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। या आप डायरेक्टली एनर्जी वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, जो भी आप कंफर्टेबल थे, अगर आपको याद था तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते थे। तो ये कैलकुलेशन कर लोगे। सिमिलरली आप Li+2 के लिए कैलकुलेशन कर लोगे इसी तरीके का। एनर्जी कितना हो जाएगा -13.6 इंटू Z²। कितना होगा बेटा, तो Z लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -122.4 और ये जूल में चाहिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। सिमिलरली आप इसके रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस का फॉर्मूला लगा देते। रेडियस का क्या फॉर्मूला है बेटा, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होगा 0.529 इंटू N² बाई Z। तो बिल्कुल अगर आप लिथियम का रेडियस Li+2 का देख रहे हो तो 0.529 इंटू N²। अब N तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z कितना होगा बेटा, तो Z होगा इसके लिए लिथियम के लिए 3 होगा, तो ये सॉल्व कर लोगे। ये आ रहा था 0.176 एंगस्ट्रॉम आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब इसको किस में दिया है, PMP को मीटर में दिया हुआ है, तो
इंटू 10⁻⁻12 होता है मीटर, तो अब आप इसको 17.6 लिख दोगे। तो जो भी आंसर मैच कर रहे हैं उसमें से करेक्ट आंसर थर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करा दिया इन लोगों ने, इतना भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, आप ऑप्शन सेट भी कर सकते थे फटाफट, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री से है वो है 76, ठीक है। 76 देखते हैं। 76 एक बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी could not explain which of the following. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बेसिकली लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। वहाँ पे मोल मोल एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली मोल का या नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम से रिलेशंस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था डाल्टन ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सेकंड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 76 का हो गया। नेक्स्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस है वो है 80 एंड 88, टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, तो उसको देख लेते हैं। 86, ओके। ओके 86, फॉस्फोरिक एसिड, बहुत बार नाम याद करा रहे थे हम लोग, है ना। H3PO4, ठीक है। 3 H+ आयन देते हैं, K1 K2 K3, सीधे K1 K2 K3 में रिलेशन पूछेगा तो ये तो आंख मूंद के बोलना था, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2। बार बार इस बात को बोलता था कि आप सोचो कि एक निगेटिव आयन से H+ आयन निकालना आसान होगा क्या? बिल्कुल गलत, अट्रैक्शंस हो गए, ठीक है। तो आसानी से वो H+ आयन देगा थोड़ी ना, तो बहुत ही सिंपल सा बात था, मतलब कुछ सोचना नहीं था। बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अगर तीनों के H+ आयन के देने के ट्रेंड देखोगे अगर आप, तो H3PO4, ठीक है, 3 H+ आयन दे रहा है, तो 3 H+ आयन और फॉस्फेट आयन पे जाएगा, ठीक है। तीनों स्टेप में H+ आयन निकालेंगे तो इसका K इक्विलिब्रियम फाइनल K दिया हुआ है, तो इसका K इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो तीनों को ऐड करोगे रिएक्शंस को, तो K1 इंटू K2 इंटू K3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है, लॉग के टर्म्स में दिया हुआ है, तो लॉग के टर्म्स में क्या लिखोगे? लॉग K इज इक्वल टू लॉग ऑफ, पूरा लिख दोगे, लॉग ऑफ K1 इंटू K2 इंटू K3, तो लॉग K किसके बराबर हो जाएगा? log of K1 प्लस log of K2 log of K2 प्लस log of Ka3, ठीक है। तो ये सही हो गया, ठीक है। जो डी ऑप्शन दिया है वो एक बार यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे K1 नहीं है, है ना, K3 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा मिसप्रिंट हो गया यहाँ, ठीक है। तो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इन सब बातों का, ठीक है। तो A, B एंड C, तो A, B, C इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 88 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि N2O2 रिएक्ट करके NO बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा लिखा है, N2O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2NO, सभी गैसियस रिएक्शन से, ठीक है, गैसियस रिएक्शन से। अब बोल रहा है कि एंडोथर्मिक है, तो मैंने कैसे सिखाया था कि एंडोथर्मिक है प्लस हीट, ऐसे ही लिख लो। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? ऑब्वियसली फॉरवर्ड। तो हायर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हायर यील्ड ऑफ NO, हायर यील्ड ऑफ NO कब मिलेगा? ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर पे, तो लोअर टेम्परेचर तो होगा नहीं। हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट। हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 का कंसंट्रेशन बढ़ा है, किधर? फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ACD is correct, ठीक है। So finally, thank you.